हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एटम एटम की के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और वो सब एटॉमिक पार्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन होने से उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हम उनको फर्दर अपनी रिएक्शंस में प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्म कैसे हुई, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कैसे हम इन्हें अपनी रिएक्शंस में यूज़ करते हैं तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ तक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक, रिएक्शंस तक और बहुत सारे फैक्टर्स को अगर डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जो सबसे सब एटॉमिक यूनिट्स हैं, जो सबसे छोटी यूनिट्स हैं, उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा। तो देखिए, आपने क्लास 9th से आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम एटम को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एटम अपने आप में क्या है, एक बेसिक यूनिट है मैटर की। दैट मीन्स कोई भी चीज़ हम अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कंसिडर किया था कि एनीथिंग जो कि हमारे स्पेस में है, जो कि मास में ऑक्यूपाई कर रही है, साइज़ उसका एक प्रॉपर है और मास अगर उसने ऑक्यूपाई किया, उसने अपना स्पेस कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई किया है, दैट इज़ मैटर। अब वो मैटर अब ऐसे तो मैटर बना नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी आप मकान बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ईंटों का प्रयोग करेंगे और फिर उनको फर्दर एक ढांचा तैयार करेंगे। तो उसी तरीके से आपके पास, हमारे पास मैटर है, और मैटर को जब आपको बनाना है तो आप यूज़ करेंगे फर्दर सब यूनिट्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के ही क्या बना रहे हैं, मैटर को बना रहे हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो बने हैं, वो मॉलिक्यूल किससे बने हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े होंगे तभी तो मॉलिक्यूल बना होगा। तो हमें एक बात समझ में आई है कि एटम ही वो सब यूनिट पार्टिकल है, यानी कि जिससे रिपीट करते जाने से हमें मैटर की को ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम इजीली। तो जो साइज ऑफ मैटर जो ऑब्जर्व हुआ वो ये था कि वो एक 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। दैट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर्स। दैट मीन्स ये कि 1 के अपॉन में अगर आप 10 जीरोज लगा दोगे तो इतना छोटा साइज है आपके एटम का। फर्स्टली क्या देखा गया कि जो एटम है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसको सब यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। एटम अपने आप में एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। जैसे आपने मैटर को तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया एटम्स में, तो पहले ये समझा जाता था जब तक सब यूनिट पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी कि एटम अपने आप में इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसे स्मॉलर यूनिट्स में, पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और ये देखा गया कि आपके पास एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें अगर आप देखते हो, अभी तो आप सबको पता है कि अगर ये कोई एटम है तो उसके जस्ट सेंटर में एक हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हो, जिसके अंदर आप सारे के सारे एटम का मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मानते हो। कि अगर आप किसी भी एटम, जैसे कि कार्बन एक एटम है, कैल्शियम एक एटम है, तो हर एक एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, कंसंट्रेटेड माना जाता है। उसके न्यूक्लियस का वेट ही उस एटम का होल वेट कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ हमें पता चला थ्रू ऑल दी एक्सपेरिमेंट्स कि आपके पास जो हैविली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है, जो कि सेंटर पे है एटम के, उसका साइज़ क्या है, 1 फर्मी मीटर, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। क्या आप इस ऑर्डर का, यानी कि 1 के अपॉन में 10⁻15 जीरो लगा दे, तो यानी इससे भी छोटे साइज़ का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि हैविली पॉजिटिव चार्ज है, और उससे ही आपके एटम का मास डिसाइड भी हो रहा है। वो किसके अंदर है, आपके एटम के अंदर कंसंट्रेटेड है। अब एटम से आपने न्यूक्लियस के बारे में जाना। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं और कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर भी हैं। उस चीज़ को जानने और फर्दर प्रोसेस के बाद हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में धीरे धीरे पता चलता गया। अब फिर बाद में जब प्रोसेस प्रोसीड्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे उनको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
और जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो चार्ज होगा वही हमारे न्यूक्लियस का भी चार्ज होगा। अब जो थ्योरीज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो पता चला कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हैंस जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण ही है। आगे देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया फिर, जो कि पाया गया कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अगर आप इनके एग्जैक्ट मास की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर मिलेगा, किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। कैसे? यहाँ तक इस 2 डेसिमल तक तो सेम होता है, उसके बाद आता है आपके पास ये 74 आता है, ये 1.66 इंटू 723 के आसपास होता है, इंटू 10⁻⁻27, ये भी 10⁻⁻27। तो अप्रोक्सीमेटली आप इन दोनों को सेम कंसीडर करते हो, इनका वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसीडर करके चलते हैं, पर स्लाइटली मास न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर हम करते हैं। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं? देखिए, जो आपके पास ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बोलते हैं कि आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं? और मोशन कर रहे होते हैं। ये हमें पता चला फर्दर एक्सपेरिमेंट से, और जो भी हमारे पास कंक्लूजन आते रहे उनसे। ये वो कंक्लूजन है जो आफ्टर थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से हमें मिला, और हम उसका समराइजेशन कर रहे हैं अभी। अब हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, उनका मास हमें पता चला, उनका साइज पता चला, उनका मास बाय चार्ज रेशियो या चार्ज बाय मास रेशियो का पता चला, और वो किस किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, वो अब हम आगे सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हमें पता चला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लाइटेस्ट स्पीशीज़ होता है। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट स्पीशीज़। ड्यू टू दिस रीज़न मास ऑफ एटम सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द एटम। ये जो डेफिनेशन है, आप बोल सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको रदरफोर्ड मॉडल से ऑब्टेन हुई थी कि जो सपोज टू बी मास है आपका एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड पाया जाता है। वहीं से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी आया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है, जो कि हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके पास कहीं ना कहीं एटम के सेंटर में लाए करती है। आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हमने अपनी नॉलेज के लिए लिख लिया है। आगे देखिए, ये एक और स्टेटमेंट हमें रदरफोर्ड मॉडल से ऑब्टेन हुई कि मोस्टली स्पेस जो है एटम के इनसाइड वो क्या है? एम्प्टी स्पेस है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लाउड की फॉर्म में रोटेट कर रहे होते हैं, और क्लाउड के अंदर हैवीली पॉजिटिव चार्ज स्पीशी एट जस्ट सेंटर में हमारे लाया करती है। अब हमारा मेन एजेंडा क्या है कि किस तरीके से जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहे हैं, उसका पता लगाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं उसमें कैसे हमारे पास वो रिवॉल्व आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए अलग अलग टाइम पे, जिससे हमें ये पता चला कि कैसे हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, अब मैंने ये ईयर्स लिखे हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये बस आपकी नॉलेज के लिए हैं कि स्टार्टिंग से लेके आज तक आप एटम के मॉडल्स को अगर देखें तो क्या उनमें वैरायटी आती है, और उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। अगर आज जो हम रिसेंटली मॉडल यूज़ कर रहे हैं टू डिफाइन एटम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल है जिसको हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सबसे पहला मॉडल जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, दैट इज़ डाल्टन मॉडल ऑफ एटम, जिसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया ड्यू टू इट्स सम लिमिटेशंस। उसके बाद आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको आप प्लम मॉडल भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद 1911 में आया आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें आपने गोल्ड फॉइल से एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी भी कि मोस्टली स्पेस के हमारे पास जो एटम है उसकी स्पेस क्या है? खाली है।
और पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज़ है वो जस्ट सेंटर ऑफ द एटम के बीच में लाई करती है। फिर हमने देखा बोहर मॉडल ऑफ एटम, और फिर आज तक जो मॉडल चला आ रहा है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर होते गए और फिर कैसे आए मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि एटम के मॉडल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए उस मॉडल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो हैं कौन कौन सी और वो कैसे आई। क्योंकि हम एटम के मॉडल में तो सिर्फ इतना ही पता लगा सकते हैं कि कैसे वो चीज़ अरेंज है या क्या उनकी पोजीशन है, ओरिएंटेशन क्या है, कैसे वो रोटेट कर रहे हैं, कहाँ वो प्रेजेंट है। जब तक यही नहीं पता होगा कि क्या क्या स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं तो उनकी पोजीशंस को बता पाना वो तो नेग्लिजिबल या फिर बहुत डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले का हमारा काम क्या है कि हम एटम के को बिल्कुल डीप स्टडी करें ताकि ये पता लगाया जा सके क्या एटम इंडिस्टिंग्विशेबल या फिर उसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं। हमने उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे स्टडी करना है। तो चलिए वही देखते हैं। अब जब शुरुआत में हमें पता चला कि एटम हमारे पास तोड़ा जा सकता है फर्दर सब यूनिट्स में, तो उसको पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से एक फेमस एक्सपेरिमेंट था फेराडे का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। फेराडे जो थे वो काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे। बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अलग अलग गैसेस में से, पार्टिकल्स में से पास करके उनके अंदर आने वाले चेंजेस को स्टडी कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर अचानक से होने वाली डिस्कवरी नहीं है, ये डिस्कवरी पर्पसली करने वाली डिस्कवरी है। तो देखिए अब हमें स्टेप बाय स्टेप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगाना है। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। यानी कि आपको क्या करना है, डिस्चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ जो आयंस है, मतलब हम बोल देते हैं ना डिस्चार्ज कर दिया गया, आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो जस्ट निकलना, मोशन होना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ से बाहर निकलना इस डिस्चार्ज। और किस चीज़ का डिस्चार्ज? इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज। आपको पता है आपने 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का मोशन। तो करंट मतलब क्या है? आयंस। तो वो जो आयंस का फ्लो है थ्रू दी इलेक्ट्रिसिटी, वो जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो से ही हमें समझना है कि किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जनरेट हो सकते हैं। तो देखिए अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी माइकल फेराडे ने करी थी और उनका काम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पर था। तो उन्होंने क्या की कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, जो मैंने आपको बताया। और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड हैं क्या। तो देखिए ये बेसिकली एक सेटअप था जिस पे वो यूजुअली काम कर रहे थे ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कि वो क्या कर रहे थे, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो हमारे पास सब्सटेंस है जो कि अपने मोल्टन स्टेट या फिर आयंस में टूटने के बाद क्या करता है, उस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, आयंस की मूवमेंट करने देता है। और इलेक्ट्रोड क्या होता है, दीज इलेक्ट्रोड आर नथिंग बट द कंडक्टर्स, मीडियम है जिनके थ्रू हमारे पास आयंस या इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब आप एक बैटरी ले लें और सिर्फ सॉल्यूशन ले लें तो डायरेक्ट करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होता है, जब उसे एक मीडियम मिल जाता है जिसके थ्रू वो पास कर सके। दैट मीन्स एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। उस कंडक्टर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पूरा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोड। यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, ये कंडक्टर यहाँ पे है हमारे पास, और इलेक्ट्रोलाइट जिसके थ्रू या जिसके अंदर से आयंस का मोशन हो पा रहा है वो मीडियम हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट ये क्या होते हैं, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, करंट पास होता है। आगे देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में डिसोसिएट होकर या फिर मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जिनको आप लिक्विड स्टेट में लाएंगे तो अपने आयंस में टूट जाएंगे,
और कुछ स्पीशीज जैसे NaCl जो कि अपने मोल्टन स्टेट में ही क्या होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाएं। आयंस में या तो अपने आप से डिसोसिएट यानी मोल्टन स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में लाने पर वो आयंस में टूट जाएं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, वो मीडियम है जिनके थ्रू वो आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ये क्या था, एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी पे वो काम करते वो क्या था, देखिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इसमें से जैसे ही आप यहाँ से बैटरी से करंट पास करोगे तो जो आयंस होंगे, मान लीजिए इसमें A पॉजिटिव आयन है और एक है B नेगेटिव आयन। ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव चार्ज की है और ये इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसीजर शुरू किया तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा चली गई और जो A पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गई, जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं जितना इनका साइज था उनके आसपास जो है कुछ मास को ऐसे ऑक्यूपाई किए हुए ऑब्जर्व किया गया कि कुछ मास इनके आउटर बाउंड्री पे आके ऑक्यूपाई कर गया है। दोनों ही स्पीशीज, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे ऐसा कुछ मटेरियल ऑक्यूपाई किया हुआ ऑब्जर्व होने लगा, दिखने लगा। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जो अपोजिट आयंस होते हैं वो मोशन करते हैं और उनका मास किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे आके ऑक्यूपाई हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रोड्स ना होती तो आयंस मूव करते रहते पर हमें उनका डिपोजिशन ऑब्जर्व नहीं हो पाता, जिससे हमें उनका मोशन नहीं दिख पाता। इन आयंस के मोशन को देखने के लिए या तो गैल्वेनोमीटर लगाइए आप, उस गैल्वेनोमीटर में जो आयंस की मूवमेंट से डिफ्लेक्शन शो होगी, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपको आयंस की पर्टिकुलर मोशन ही देखनी है कि वो कहाँ मोशन किए और कितना उनका मास डिपॉजिट हुआ है, तो बाय फैराडे लॉ से कीजिए, जिसको आप फर्दर क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपकी ब्रांच आएगी उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे। इसके 3 लॉज को भी आप यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ जो आयंस हैं वो अपनी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाके चिपक गए हैं। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो इसी तरीके से आयंस अपनी कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिपॉजिट हो गए हैं, जिस वजह से वो ऑब्जर्व हो रहा है हमें क्या, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। अब इसी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज किया और उससे आयंस में मोशन हुई, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कि था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसकी डिस्कवरी करनी स्टार्ट की। ये जो सेटअप था, इस सेटअप पे वो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इस सेटअप का यूज़ करके उन्होंने कैसे अपने डिस्कवरी को हेल्प ली, या फिर इस सेटअप्स के यूज से उन्हें आइडिया आया कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है, तो ये वो सेटअप था। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की और उसका सेटअप क्या था। तो ये मैंने यही लिखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा उन आयंस का, किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे। और ये जो डिपोजिशन है वो किस चीज़ का होगा, अपोजिट आयंस का होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयंस आके डिपोजिट हो जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन आके डिपोजिट हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास हुई तो डिफरेंट पार्टिकल्स जो थे वो आके हमारे पास डिपॉजिट हो गए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ आयंस हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका मोशन हो रहा है। अब आके डिपोजिशन जब हुई है तो मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स की मोशन हुई है। उन पार्टिकल्स को निकालना, वो पार्टिकल्स हैं क्या, उनका चार्ज क्या है, उनका मास क्या है, उसी से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी स्पीशीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन की जाए। तो इस पार्टिकुलेट नेचर के कारण, इस पार्टिकल नेचर, जब उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने से पार्टिकल नेचर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उस पार्टिकल नेचर को समझने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करना शुरू किया। अब देखिए
अब यहाँ पे बात आती है सेटअप की, कि अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन, उन्हें स्टार्टिंग में नाम नहीं रखा था कि कोई इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर होना है, वो तो बाद में उसके चार्ज के अकॉर्डिंग, उसके चार्ज बाय मास से उसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इलेक्ट्रा वर्ड यहाँ से लेटिन का वर्ड है इलेक्ट्रा, जिसका मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रा वर्ड से इलेक्ट्रॉन आया, तो बाद में उसके चार्ज को जब हमने मेथड से फाइंड आउट किया, तब इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा। तो पहले उस पार्टिकुलर नेचर को आपको स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, कि भाई आपके पास जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज करते हो, तो कैसे आयंस, कौन से आयंस और क्या उनके ऊपर चार्ज होता है जिस वजह से वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागे जा रहे हैं। उस चीज़ को स्टडी करना इस सेटअप का क्या था, मेन एम था। तो देखिए अब कि सेटअप हमने करना है फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या किया गया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली गई। इसका मतलब एक ऐसी ग्लास ट्यूब ली गई जिसके अंदर कोई भी अनदर गैस प्रेजेंट नहीं थी। मतलब जितनी भी, अब आप कोई भी, आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हो क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, पता नहीं कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो आप कोई भी अगर काम अपने इन्वायरमेंट में कर रहे हो, तो कोई भी अगर आप ट्यूब लोगे तो उस ट्यूब में भी क्या आ जाएंगी, वो सारी गैसेस आ जाएंगी जो आपके इन्वायरमेंट में होंगी। तो हमने क्या किया, हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई भी गैस के पार्टिकल्स यहाँ अंदर रहें जो कि आयंस की स्पीड को रेस्ट्रिक्ट करें। क्योंकि देखिए अब हम अंदर इस ट्यूब में क्या करने वाले हैं, बेसिकली आयंस की मूवमेंट को चेक करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि हमने एक हाई पोटेंशियल अप्लाई किया था, हमने बाहर से करंट फ्लो कराया था और अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। अब हमें सिमिलरली यहाँ भी देखना है कि किस तरीके से आयंस की मूवमेंट हो रही है। तो आयंस की मूवमेंट को ग्लास के अंदर प्रेजेंट गैसेस कहीं आपको सफ़र ना करें, आप उसको अफेक्ट ना करें, इस वजह से ग्लास ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया गया। यहाँ ग्लास ट्यूब में वैक्यूम को क्रिएट कर दिया गया है। मतलब जैसे कि स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है ना, कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होती, सिमिलरली हमने यहाँ पे इवैक्यूएटेड पंप की हेल्प से सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया गया। अब ये जो ट्यूब है इसका नाम रखा गया है इस एक्सपेरिमेंट के कारण कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। थी तो ये कि सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टडी करना था, पर यहाँ कैथोड रे का प्रोडक्शन स्टडी हुआ, इसीलिए इस ट्यूब को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाने लगा। क्योंकि इस डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रे का जन्म हुआ, डिटेक्शन हुआ या फिर डिस्कवरी हुई। तो देखिए क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली है आपने, उसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेनी है। जैसे आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में, फेराडे के एक्सपेरिमेंट में देखा था, 2 इलेक्ट्रोड्स थी जो कि कंडक्टर का काम कर रही थी। सिमिलरली आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लेनी होगी, एक का नाम होगा कैथोड और एक का नाम होगा एनोड। ये वर्ड आपको कैटायन एनायन जैसे लग रहे होंगे। आपको पता है कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे एनोड पे भी क्या आएगा, नेगेटिव, पर यहाँ इसका जस्ट अपोजिट लेना है आपको, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, राइट। आप देखिए आगे, अब ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया गया, कैथोड और एनोड को आपने यहाँ एज क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड सेटअप कर दिया गया। पर इलेक्ट्रोड्स का विदाउट किसी टर्मिनल से अटैच जब तक हम नहीं करेंगे तो इनका कोई मीन नहीं है। तो हमने क्या किया, हाई वोल्टेज से इन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रोड्यूस किया। किस कंडीशन में, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। दैट मीन्स यहाँ इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर और बाहर से एक अच्छी खासी वोल्टेज से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया थ्रू दीज 2 इलेक्ट्रोड्स। तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिली, क्या आपने ऑब्जर्व किया, अब देखते हैं वो। तो देखिए कुछ इस तरीके से सेटअप तैयार हुआ हमारा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड बोला और उन्हें बाहर से किसी हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये आपके पास इवैक्यूएटेड ट्यूब थी जिसके अंदर कोई भी फर्दर चार्ज नहीं था, तो आपने उनके अंदर सारी गैसेस को निकाल लिया था।
ठीक है। अब ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपने कैथोड और एनोड लिए हैं ये इस एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह यूज़ की जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे, जिसको आप डिफरेंस 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि ये ट्रिक काफ़ी यूज़ में आती है। लोन वर्ड, लोन वर्ड से आप क्या समझेंगे? जहाँ भी एनोड आएगा वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एनोड नेगेटिव चार्ज होगी। इसके जस्ट अपोजिट कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर ये जो ट्रिक है ये सिर्फ एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोई रिएक्शन कराई जाती है। पर यहाँ तो हमें क्या कर रहे हैं हम, कि हमें हाई वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है, इसीलिए यहाँ साइन अपोजिट हैं इस वाली ट्रिक के अपोजिट। तो आप याद रखेंगे, कैटायन पॉजिटिव होता है उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव, एनोड एनायन, एनायन नेगेटिव होता है उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव। तो देखिए अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि क्या मूवमेंट हुई है चार्ज पार्टिकल की जब हाई वोल्टेज करंट को अप्लाई कर दिया गया। अब देखिए, मान लीजिए जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि आपके अपोजिट आयंस की इलेक्ट्रोड पे क्या आ गए थे, हमारे पास आयन डिपॉजिट होने लग गए थे। पर यहाँ क्या, कैसे आयंस, जैसे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो आयंस मूव करने लगे। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आयन कहाँ मूव कर रहा है? उसके लिए हमने क्या किया, ये जो एनोड वाली आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड, इसको परफोरेटेड कर दिया गया, मतलब इसमें छेद कर दिए गए। छेद करने के बाद जिस साइड छेद किए हैं उस वाली ट्यूब की साइड क्या किया गया है, कोटिंग कर दी गई, यानी कि पेंट टाइप कुछ कर दिया गया। वो भी किसका? ZnS, जिंक सल्फाइड, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। मतलब उसके ऊपर जब भी कोई भी आयन आके स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करती है, चमकती है। तो जब भी यहाँ से कोई आयन यहाँ पहुँचेगा और एनोड के अंदर छेद हैं तो वो पास करके डायरेक्ट इस ट्यूब से टकराएगा, तो वहाँ हमें ग्लो दिखाई देगा। तो उस ग्लो से हम पहचान जाएंगे कि आयंस की मूवमेंट हुई है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। और जो आयन या जो हमारे पास रेज नेगेटिव टू पॉजिटिव आई हैं उन्हें हम कैथोड रेज के नाम से जानेंगे। बिकॉज क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हुई हैं और यहाँ आके उन्होंने ग्लो शो किया है। जो अगर नेगेटिव से ओरिजिनेट हुई हैं और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, दैट मीन्स उनका खुद का चार्ज क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा। हेंस यहाँ से एक स्पीशीज़ का क्या हुआ, यहाँ पे डिस्कवरी हुई, जो कि कैथोड से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जिसका नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट से आपके पास कैथोड रे ट्यूब से कैथोड रेज का आपका जन्म हुआ, जिनसे आपको पता चला उन रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरोसेंस आपको चमक दिख पा रही है। देखिए यहाँ मैंने वही लिखा है कि आपने एनोड को परफोरेटेड किया है, होल्स बना दिए एनोड में और एक कोटिंग कर दी गई जिंक सल्फाइड मेटल की, जिससे इवैक्यूएटेड ट्यूब की साइड पे, ताकि वहाँ आपको फ्लोरोसेंस दिखे। देखिए अब ऐसा कुछ सेटअप कर दिया गया कि यहाँ छेद कर दिए गए, आयंस की मूवमेंट यहाँ से हुई नेगेटिव आयंस की, और वो यहाँ आके स्ट्राइक करे, जिस वजह से यहाँ ग्लो दिखा हमें। और अगर ग्लो है तो मतलब कुछ ना कुछ आके टकराया होगा। तो वो टकराने वाले स्पीशीज़ क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को ही हमने क्या बोला? यहाँ इलेक्ट्रॉन बोला है। ठीक है, ये सारा यही लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव एंड की थ्रू हुआ है परफोरेटेड ट्यूब से, और वो स्ट्राइक किया है ZnS कोटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल से, जिस वजह से वहाँ ग्लो ऑब्जर्व हो रहा है। और इन्हीं रेज को हमने, जो कि कैथोड टू एनोड जा रहे हैं, उनको कैथोड रेज बोला, और उनसे जो स्पीशीज़ है उसको क्या बोला गया? आपके पास इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस इस मेथड की, और आगे पढ़ेंगे बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स, जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। तो तब तक आप
चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई विल फर्दर ट्राई फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस सेशंस। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।